नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आपके एग्ज़ाम जल्द से जल्द होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैथ का सिलेबस लगभग कंप्लीट करा दिया गया है। इससे पहले जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं वह भी करा दिया गया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी करा दिया गया है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर और साथ ही साथ मॉडल पेपर भी करा दिया गया है। तो एक बार आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक अवश्य चेक करें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज तक के पूछे गए सभी लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है दोस्तों, जो प्रश्न शामिल किए गए हैं उनकी संख्या है 56। तो हम इसको दो वीडियोस में देखेंगे। जो पहला पार्ट होगा उसमें 1 से 30 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। दूसरे पार्ट में 31 से 56 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि 2000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का मिश्रधन एवं चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यदि जो ब्याज हो जाए वो अर्धवार्षिक देय है तो, ठीक है, यानी वार्षिक देय जो ब्याज है वो 10% है तो अर्धवार्षिक क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हम 2 से भाग कर देंगे। अगर मान लीजिए आपको साल में 10 रुपये देने हैं परंतु आप कह रहे हैं कि मैं 6 महीने पे दूंगा, तो आप क्या करेंगे, 5-5% देंगे। तो आपका जो अर्धवार्षिक ब्याज यानी दर आ जाएगा वह 5% हो गया। और आप कह रहे थे कि एक साल में 10 रुपये की बजाय मैं 6 महीने पे दूंगा, तो आपको कितना समय लगेगा, यानी आपको 2 बार देना होगा। तो जो आपका समय होगा वह 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसी को फॉर्मूले पे रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1+r/100 मिश्र धन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसके अलावा मूलधन दिया हुआ है, आपको आर दिया हुआ है 5%, एन दिया हुआ है। तो सब कुछ हमने रख लिया और इसके बाद हल कर लेंगे। तो 5 से 100 कटेगा 20 बार में, और 20 के आगे जो लिखा हुआ है इस प्रकार 1+1/20। तो हम एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। तो 20 एकम में 20 + 1 21/20 हो जाएगा, जिसकी घात लगी हुई है 2, यानी हम इसको 2 बार लिख लेंगे। साथ ही में 2000 के साथ इसको हल कर लेंगे। तो जो हमारा वैल्यू आएगी वो आ जाएगी दोस्तों 2205। यह आया हमारा मिश्र धन। ठीक है, अब हमारा मिश्र धन तो ज्ञात हो गया, परंतु हमें क्वेश्चन में पूछा गया था चक्रवर्ती व्यास भी ज्ञात करें। तो इसका फॉर्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन जो आया हमारा 2205, उसमें से दिए गए मूल्य को यानी मूलधन को घटा देंगे। तो हमारा उत्तर आ जाएगा दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज यानी CI आ जाएगा दोस्तों 205। इसी प्रकार अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, जो है 800 का मिश्र धन कितने समय में 926.10 हो जाएगा। यानी दोस्तों, आपके पास 800 रुपये थे, यह कुछ समय के बाद बढ़ने पर बढ़कर 926.10 हो जाते हैं। तो जो आपके पास मूलधन था स्टार्टिंग में वह था 800, तो यह मूलधन हो गया। साथ ही में साथ बढ़ने के बाद जो हमें ज्ञात हुआ वह हमारा मिश्र धन ज्ञात हो गया। यानी मूलधन और मिश्र धन हमको पता है, समय आपको ज्ञात करना है। इसके अलावा जबकि चक्रवर्ती ब्याज की दर 10% वार्षिक है, यानी दोस्तों यहाँ पे जो दर दी हुई है वह वार्षिक दी हुई है। ठीक है, और ब्याज जो है वो प्रति छमाही माना जाता है। यानी अब आपको क्या करना है, प्रति छमाही के रूप में इसको ज्ञात करना है। तो दोस्तों, जो दिया हुआ है उस दर को, वार्षिक दर को जब हम छमाही के रूप में बदलते हैं तो अभी मैंने बताया 2 से भाग कर देते हैं। तो जो कुछ भी अब हम हल करेंगे वह छमाही के रूप में हमें हमारा समय आ जाएगा। यानी जो समय आएगा वह छमाही आएगा, तो हम उसको वार्षिक में बदलने के लिए उसमें 2 से भाग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर छमाही से वार्षिक बदलते हैं तो 2 से भाग, वार्षिक से छमाही आते हैं तो समय में 2 से गुणा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो दोस्तों, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणे ब्रैकेट में 1+r/100 अब हम सब कुछ रख देंगे। तो मिश्र धन दिया हुआ है दोस्तों 926.10 बराबर P दिया हुआ है 800, और इसके अलावा दिया हुआ है 1+5/100 n हमें ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, 800 जो दूसरी दाईं तरफ
गुणा हो रहा है वह बाईं तरफ आके भाग हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से यह 800 हट जाएगा। अब हम इसको इस प्रकार बदल लें कि इसको भी हम हल कर लेते हैं। जो दाईं तरफ है तो 5 दूनी 10, और इसको भी उसी प्रकार एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा दोस्तों यह 21/20n। ठीक है, हमारा दाईं तरफ आ गया 21/20n। तो हम बाईं तरफ को भी इस प्रकार बदल लें कि वह 21/20 में हो, क्योंकि अगर दोनों तरफ सेम आधार होता है तो घातें बराबर हो जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 2 शून्य आ जाएंगे, फिर एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो 9261 जो होता है वह 21 की घात 3 होता है। इसके अलावा जो 8000 होता है वह 20 की घात 3 होता है। यानी यह आ गया दोस्तों 21/20 की घात 3। दोस्तों अभी मैंने बताया अगर बाईं तरफ दाईं तरफ आधार सेम है तो घातें बराबर आ जाएंगी। ठीक है, तो हमारा n आ गया 3। ठीक है दोस्तों, परंतु जो हम अभी क्वेश्चन हल कर रहे थे वो सब कुछ छमाही पे हल कर रहे थे, तो आया हमारा दोस्तों समय 3 छमाही, यानी 6 महीने 6 महीने 6 महीने। इसको अगर आप साल में बदलते हैं तो यह 12 महीने और 6 महीने यानी 1.5 वर्ष हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है, एक नगर का जो क्षेत्र की जनसंख्या है वह 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। यानी आपका दर दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 5%। ठीक है, वर्तमान संख्या इतनी है, यानी आपका मूलधन दिया हुआ है एक तरीके से 12,000। ठीक है, इसके अलावा जो बढ़ने के बाद जनसंख्या होती है 2 वर्ष में, वह आपसे पूछ रहा है, तो आपको समय भी दिया हुआ है 2। अब आपको बढ़ने के बाद जो ज्ञात होता है यानी मिश्र धन ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप फॉर्मूले पे रख देंगे सब कुछ। a बराबर p ब्रैकेट में 1 + r/100 p दिया हुआ है 12,000, r दिया हुआ है 5, इसके अलावा n दिया हुआ है 2। तो सब कुछ हमने फार्मूले पर रख लिया। उसके बाद हल करेंगे तो यह 5 से 20 बार में कट जाएगा, और जैसा कि हम एलसीएम ले रहे हैं 20 एकम में 20 + 1 21, और 2 है घात, तो 2 बार लिख देंगे। और इसको जो हल करेंगे तो हल करने के बाद आएगा दोस्तों 13,230, और यही जो बढ़ने के बाद जनसंख्या होगी वह होगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसमें एक शहर की जनसंख्या दी हुई है इतना से बढ़कर, यानी आपको मूलधन भी दिया हुआ है और उसके बाद क्या कुछ बढ़ने के बाद हो जाती है वह भी दिया हुआ है, और साथ ही साथ 3 वर्ष में बढ़ती है यानी समय भी दिया हुआ है। तो आपको वार्षिक वृद्धि की दर बताइए, यानी आपको आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो दोस्तों फिर से आप उसी फॉर्मूले पर रख देंगे, a बराबर p ब्रैकेट में 1 + r/100 n यानी 100 की घात n। ठीक है, और 3 वर्ष की बात कर रहा है तो n हो गया हमारा 3, p हो गया दोस्तों यह, और इसी प्रकार a हो गया यह। ठीक है, सब कुछ अब हम रख देंगे और इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो जो बाईं तरफ है वो a है, और दाईं तरफ जो p गुणा हो रहा है तो वह बाईं तरफ आ जाएगा और इधर भाग हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 शून्य लगे हैं तो 6 शून्य लगा देंगे। और इसके अलावा दाईं तरफ बचा दोस्तों हमारा 1 + r/100 अब इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों, तो यह जो लिखा हुआ है घात 3 में लिखना है जिससे आधार बराबर हो जाएं। तो दोस्तों यह जो लिखा हुआ है इसको हम 105 का क्यूब लिख सकते हैं अंश का, और जो हर लिखा है उसको हम 100 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा दोस्तों 105/100 का होल क्यूब। दोस्तों अब दोनों तरफ जो है घात हमारा 3 है तो आधार बराबर हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा दोस्तों 1 + r/100 बराबर 105/100। इस प्रकार हमारा आधार जो है वो बराबर हो गया। इधर 1 प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके यह माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम यह जो दाईं तरफ है इसको हल कर लेंगे तो 100 एलसीएम लेंगे तो 105 - 100/100 हो जाएगा, और बाईं तरफ भी बटे में 100 है तो दोनों 100 आपस में कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और हमारा जो आर आ जाएगा वह आ जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा कि वार्षिक वृद्धि की दर जो होगी वह 5% होगी।
अगला प्रश्न 5वां देखते हैं, जो बॉड मास से है। दोस्तों दिया हुआ है 3/4 की घात -2। तो जब भी आपकी घात माइनस में हो तो उसको प्लस में बदलने के लिए आप जो दिया हुआ अंक है उसको हर में भेज देते हैं। तो इस प्रकार यह प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार 2/3 की भी घात जो है माइनस में दी है, तो इसको भी हम हर में भेजेंगे तो यह भी प्लस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज देंगे, इसको भी ऊपर भेज देंगे और जो घात है वह लगी रहेगी। तो 4/3 की होल घात 2 डिवाइडेड बाई 3/2 की होल घात 4 हो जाएगी। अब हम इसको हल कर लेंगे तो 4 की जो घात 2 लगी हुई है यानी 4 चौके 16 बटे में 3 की भी घात लगी हुई है 2 यानी 3 तिहाई 9 डिवाइडेड बाई 3 की घात 4 यानी 81 डिवाइडेड बाई 2 की घात 4 यानी 16। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ भाग लगा है, तो जब भी भाग लगा रहता है या साइन जब गुणा में हो जाता है तो इसकी डिजिट आपस में बदल जाती है, यानी जो हर रहता है वो अंश हो जाता है। तो 16/9 गुणे जो हर है वो अंश हो गया और जो अंश है वो हर हो गया। अब हम इसको हल कर लेंगे तो 16 गुणे 16 हो जाएगा 256 और 81 गुणे 9 हो जाएगा 729 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों छठा, जो बॉड मास का ही है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 की घात 5 गुणे 16 की घात -2 डिवाइडेड बाई 2 की घात -2। तो सबके नीचे जो आधार है वह 2 है, परंतु यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, तो 16 को भी हम 2 में बदल लेंगे। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 के रूप में हम इसको 2 की घात 4 लिख सकते हैं। तो अब जो हमारा प्रश्न बच गया वह 2 की घात 5 गुणे 2 की घात 4 और इसकी होल पावर -2 लगाए। दोस्तों आपको घातांक का नियम पता होना चाहिए, एक ही घात m की बाहर अगर n लगा है तो यह दोनों आपस में गुणा हो जाता है। तो यानी हो जाएगा 2 की घात 5 गुणे 2 की घात -8 और इसके आगे क्या लगा है दोस्तों, डिवाइडेड बाई 2 की घात -3। इसके बाद जब आधार सबके सेम है तो जो गुणा होता है वो आपस में जुड़ जाता है और जो भाग होता है वह घट जाता है। तो 2 की घात हो जाएगा 5 और यह जुड़ेगा तो प्लस करेंगे अब -8 को, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। इसके अलावा यहाँ भाग है तो -3 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का 3। ठीक है दोस्तों, अगर आपको घातांक के नियम नहीं पता है तो आप वीडियो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब जो 2 की घात हो गई वह 5 - 8 + 3 हो गई, यहाँ यानी 5 3 8, 8 में से 8 गया तो 0 यानी 2 की घात 0, जिसका उत्तर आया दोस्तों। जब किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उत्तर 1 आता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 2 की घात 5 डिवाइडेड बाई 2 की घात 8। तो दोस्तों अभी मैंने बताया अगर डिवाइड लगाओ और घातें जो हैं मतलब आधार जो हैं वो बराबर हों तो घातें आपस में घट जाएंगी। तो 5 - 8 हो जाएगा यानी 2 की घात -8 हो गया और हमारा पहला ब्रैकेट हल हो गया। इसके बाहर लगा है 5 डिवाइडेड बाई 2 की घात 5। अभी आपको मैंने बताया कि अगर ब्रैकेट के साथ जो पावर लगी है तो यह दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं। तो अब हमारा बचा 2 की घात 5 तिहाई 15 डिवाइडेड बाई 2 की घात 5। अब यहाँ डिवाइड लगा है, आधार हमारे सेम है तो यह भी घट जाएगा और हो जाएगा 2 की घात -15 -5। ठीक है दोस्तों, -15 में से जब हम -5 घटाते हैं तो 2 की घात -20 आ जाएगा और यह निगेटिव में है तो इसको आप अगर बटे में भेज देते हैं तो यह पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां, 400 का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब भी चक्रवृद्धि का ब्याज की बात करता है एक ही फॉर्मूला लगाना होता है आपको, मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 + r बटे में 100 की घात समय। ठीक है, आपको इतने पे बढ़ रहा है मूल्य तो ये आपका मूल्य धन हो गया। इसके अलावा यह ब्याज यानी दर हो गया, यह आपको समय दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप अपना मिश्र धन ज्ञात कर सकते हैं। तो मूलधन की वैल्यू रख दी आपने, दर की वैल्यू रख दी, इसके साथ समय जो 2 वर्ष दिया है वह रख दिया और इसके बाद आप हल कर लेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 10 एकम में 1 + 1 यानी 11/10 हो जाएगा और 2 घात लगी है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे, जिसका हम 400 के साथ गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास बचा
4 गुणे 11 गुणे 11, तो 11 गुणे 11 होता है दोस्तों 121। 121 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो 4, 8 और इधर 4 यानी 484 आ जाएगा दोस्तों, जो आपका मिश्र धन होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपसे चक्रवर्ती व्यास भी पूछ रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन जी, यानी जो आपने मिश्र धन ज्ञात किया है उसमें से दिए हुए मूलधन को घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 84। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो बोर्ड मास से ही है दोस्तों। यही प्रश्न अभी मैंने कराया, तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को हल कीजिए और आप मुझे आंसर भेजिए कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्रमशः दी हुई है 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। एक 5 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची और 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटें लगेंगी। ठीक है दोस्तों, यानी आपको जो ईंट है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, और आपको जो दीवार है उसकी भी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कितनी ईंटें लगेंगी। तो आपको क्या करना होगा, दीवार का आयतन ज्ञात करके जो ईंट का आयतन ज्ञात करेंगे उससे भाग कर देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही हम करेंगे भी। तो ईंट का हमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई दिया हुआ है, जिससे हमने ईंट का आयतन ज्ञात कर लिया। ठीक है दोस्तों, यह आया ईंट का आयतन। इसको हम हल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम ईंट के आयतन से दीवार के आयतन को भाग करेंगे तो कुछ आपस में कट जाएगा, तो काट देंगे। ठीक है, इसके बाद जो दीवार का लंबाई दिया हुआ है वह 5 मीटर दिया हुआ है, और सब कुछ अभी तक हम सेंटीमीटर में ले रहे थे, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से गुणा कर देंगे। इसके अलावा ऊंचाई सेंटीमीटर में है और चौड़ाई भी सेंटीमीटर में है, तो उसको वैसे ही रखेंगे। फिर दीवार का आयतन हम ज्ञात कर लेंगे, जो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, यह आ गया हमारा दीवार का आयतन। अब हम दीवार के आयतन को ईंट के आयतन से भाग कर देंगे, तो जो संख्या आएगी 3080, वह ईंटों की संख्या होगी जो दीवार में लगेगी। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 11। 5,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, जैसे ही आप चक्रवृद्धि ब्याज देखिए, आप फॉर्मूला लगा दीजिए, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1+r/100n। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको मूलधन दिया हुआ है पी, दर दिया हुआ है, और इसके अलावा समय भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से अपना मिश्र धन ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से जब मिश्र धन ज्ञात हो जाएगा तो आप उसको मिश्र धन में से मूलधन को घटा लेंगे, तो वह आपका उत्तर हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं, आपने पी रख दिया और आर दिया था 10%, तो 1+10/100 था, तो 0 से 0 कटा, 10 एकम में 10 + 1 यानी 11/10 आया, और घात 3 लगी हुई है, इसलिए हमने इसको 3 बार लिख दिया। अब 3 शून्य जो हर में है वह 3 शून्य अंश के काट देंगे, और जो हमारा बचेगा वह 5 गुणे 11 गुणे 11 3 बार बचेगा, यानी हम जब इसको गुणा करेंगे तो 6655 आ जाएगा हमारा मिश्र धन। इसके बाद हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो मिश्र धन में से हम मूलधन को घटा देंगे, यानी 6655 में से 5000 घटा देंगे, वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यह गुणनखंड का प्रश्न है। इसमें क्या कुछ करते हैं पहले आप समझ लीजिए दोस्तों। जब भी गुणनखंड का प्रश्न आए, जो आखिरी टर्म होता है, यानी जो बिना वाई यानी बिना एक्स या वाई यानी बिना चर के होता है, उसका हम गुणा करते हैं जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। यानी अगर जो वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर के साथ दिया हुआ है उसके साथ गुणा करते हैं, तो क्या होगा दोस्तों, हम 1 को 12 के साथ गुणा करेंगे तो 12 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर कर लीजिए, तो 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम में 3, या इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो मिडिल टर्म है वाई, इसके साथ जो दिया हुआ है, यानी इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा। यानी अब इन फैक्टरों को इस प्रकार हल कीजिए, या इस प्रकार जोड़िए या घटाइए। जोड़िए या घटाइए कैसे पता चलता है दोस्तों, तो जो यह 1 होता है इसके सामने जो साइन लगा रहता है वही हमें करना होता है। यानी इन फैक्टरों में से कुछ भी कीजिए, साथ में घटाइए कि 1 आ जाए।
तो दोस्तों 2 दूनी के 4, यानी अब अगर हम 4 में से 3 घटाते हैं तो आपका यह घटाना साइन भी यूज हो गया और जो y के साथ कोफिशिएंट यानी y के साथ 1 था वह भी आ गया। तो दोस्तों यही करेंगे हम, y के सामने 1 की जगह 4 माइनस 3 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि यहाँ किया गया है। इसके बाद हम y का इसके साथ गुणा कर देंगे तो 12y² माइनस 4y, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 3y माइनस 1 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 4y कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे तो y² माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ से आप दोस्तों यहाँ पे 4 तिहाई 12 यानी 3 आ गया। यहाँ y कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ सिर्फ y आया। ठीक है, यहाँ से आप दोस्तों यहाँ से दोस्तों आप कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ से +1 कॉमन ले लेंगे तो 3y माइनस 1 आ गया। अब इस ब्रैकेट में 3y माइनस 1 है, यहाँ भी 3y माइनस 1 है तो हम 3y माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारा दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा दोस्तों 4y + 1, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 13वां। 5000 के कर्ज पर रामू 2 वर्ष के बाद 640 साधारण ब्याज देता है। तो दोस्तों साधारण ब्याज की बात करता है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, यानी जो भी यहाँ वैल्यूज़ दी हुई होती हैं इस फॉर्मूले पे बस हमको पुट करना होगा। यानी इस पे रामू को साधारण ब्याज इतना देना है। ठीक है, यानी यह आपका साधारण ब्याज हो गया, यह आपका मूलधन हो गया, और समय दिया हुआ है 2 वर्ष। तो आपसे ब्याज का दर प्रतिशत पूछ रहा है, यानी आपसे दर पूछ रहा है। तो जो भी दिया हुआ है सबकी जगह सब कुछ पुट कर देंगे। तो साधारण ब्याज की जगह 640 पुट कर दिया, मूलधन की जगह 5000, समय की जगह 2 पुट कर दिया। उसके बाद हम दर को वैसे ही छोड़ देंगे और बाकी सबको हल कर लेंगे। तो जो दर के साथ यहाँ गुणा हो रहा है वह दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा, यानी 640 के बटे में आ जाएगा जो दर के साथ गुणा हो रहा है, और इसके अलावा जो दर के साथ भाग हो रहा है वह दूसरी तरफ जाके गुणा हो जाएगा तो हमारी दर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ हल कर सकते हैं कि 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, 1 शून्य से एक और शून्य कट गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या आ गया दोस्तों, नीचे आ गया 5 दूनी 10, ऊपर है हमारा 64। तो 10 से जब हम 64 को भाग करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 6.4, और यही हमारा ब्याज की दर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर आ जाएगा 6.4। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है, क्या 243 एक पूर्ण घन है। तो दोस्तों पहले पूर्ण घन जानने के लिए हम इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो 243 के जब हम फैक्टर करेंगे तो आएगा 3 81 बार में, फिर 3 से 27 बार में जाएगा, फिर 3 से 9 बार में जाएगा, फिर 3 से 3 बार में जाएगा, और फिर 3 से 1 बार में जाएगा। यानी यह जो आपके आ गए यह आपके 243 के फैक्टर आ गए। अब हम अगर कोई भी संख्या के 3-3 का पेयर उठाते हैं, अगर 3-3 का पेयर बनता है तो ही वह पूर्ण घन होगा, क्योंकि घन का मतलब होता है 3। ठीक है दोस्तों, यानी जिसकी घात 3 हो। तो यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पे तो 3 का पेयर बन रहा है, यानी त्रिक बन रहा है, परंतु इसका त्रिक नहीं बन रहा है तो यह पूर्ण घन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगला है 729। 729 का जब इस प्रकार आप फैक्टर करेंगे तो यह आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप त्रिक बनाएंगे तो यह आप देख रहे होंगे त्रिक बन रहा है एक 3 का, यहाँ पे भी एक 3 का त्रिक बन रहा है, तो यह दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, और 729 जो होगा वह 9 का क्यूब होगा, यानी 9 का पूर्ण घन होगा 729। तो यह हमारा पूर्ण घन संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 16 1/8 गुणे 3 की घात -3 लगा हुआ है दोस्तों। तो जो 1/8 है, अगर हम इसको चाहें तो 1/2 की घात 3 लिख सकते हैं, और इसके साथ दिया हुआ है दोस्तों यह जो दिया हुआ है, यह दिया हुआ है 3 की घात -3। तो चाहें तो हम इसको पॉजिटिव करने के लिए बटे में लिख दें तो 1/3 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों को आपस में गुणा कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 1/2 गुणे 3 की घात 3। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी 1/6 की घात 3, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक ठोस घनाकार टुकड़े का संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों आपको दिया हुआ है, साथ ही में आपसे इसका आयतन पूछ रहा है। तो दोस्तों घनाकार टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 भुजा स्क्वायर। 6 भुजा स्क्वायर की आपको वैल्यू दी हुई है 216। तो हम पहले 6 से 216 को काट देंगे तो 36 आ गया, यानी भुजा स्क्वायर बराबर 36 आ गया। और यहाँ स्क्वायर है तो दूसरी तरफ जाके रूट हो जाएगा, यानी रूट 36 जो आ जाएगा वह भुजा आ जाएगा, और रूट 36 को हम 6 लिख सकते हैं। तो यानी हमारी भुजा आ गई 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हमसे आयतन पूछ रहा है। तो दोस्तों जो घन का आयतन होता है वह भुजा का क्यूब होता है। तो जो भुजा हमारी आई 6, उसको हम बस 3 बार गुणा कर देते हैं तो वह हमारा घन का आयतन आ जाएगा, जो 216 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आयतन का परिभाषा दीजिए, इसे उदाहरण सहित समझाइए। तो दोस्तों आयतन क्या होता है दोस्तों, इसे हम समझ लेते हैं। आयतन का आशय क्षमता से है, अर्थात किसी वस्तु में जितनी क्षमता होती है यह उस वस्तु का आयतन कहलाता है। यानी जैसे कोई वस्तु है, उसमें क्या कुछ उसमें क्षमता है किसी चीज़ को रखे जाने का, या फिर अन्य शब्दों में समझिए किसी ठोस पदार्थ द्वारा वायुमंडल में जितना स्थान घेरा जाता है वह उस पदार्थ का आयतन कहलाता है। यानी दोस्तों कोई आकृति है, ठीक है, उसमें क्या कुछ क्षमता है उसके अंदर उसको किसी पदार्थ को रखने की, या फिर जितना वह हवा भरा होता है, वायुमंडल होता है, उस स्थान को जो वायुमंडल द्वारा स्थान घेरा गया होता है उसे हम आयतन कहते हैं। इसी तरह किसी खोखली वस्तु में जितना द्रव भरा होता है, इस द्रव का आयतन कहलाता है। यानी किसी वस्तु में जो द्रव भरा गया है वह उस वस्तु का आकृति का आयतन कहलाएगा। इसके अलावा जो इकाइयाँ होती है, महत्वपूर्ण इकाइयाँ आप याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इसे याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं इसका एक उदाहरण। दोस्तों आप इसको उदाहरण के रूप में कुछ भी लिख सकते हैं, परंतु जो उदाहरण दिया हुआ है इसे मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तो दोस्तों लिखा हुआ है लकड़ी का एक ढक्कनदार संदूक 2.5 सेंटीमीटर मोटी है। यानी अगर कोई आकृति इस प्रकार की है, ठीक है दोस्तों, तो यह जो लकड़ी से बना हुआ है इसकी जो आकृति की मोटाई है वो 2.5 है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसको बाहर से नापते हैं तो दोस्तों यह जो लंबाई है 120, चौड़ाई है 90 और ऊंचाई है 70 सेंटीमीटर। तो इस संदूक की लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस संदूक की जो लकड़ी का आयतन है, यानी किस कैपेसिटी में इसमें हवा भरा हुआ है, जो जैसा कि मैंने आयतन का आपको अभी बताया कि आयतन होता क्या है। तो दोस्तों क्या करना होगा, जो ये लकड़ी की मोटाई दी हुई है इसको घटा देंगे और उसके बाद हम आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ कुछ लकड़ी की मोटाई होगी 2.5, यहाँ भी कुछ मोटाई होगी 2.5, यानी जो आपका लेंथ है उसमें 5 तो मोटाई है। ठीक है दोस्तों, तो लेंथ में से हम 5 को घटा लेंगे तो 115 सेंटीमीटर लेंथ में वह हवा यानी भरा होगा, यानी इतना द्रव हम भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई में भी यहाँ 2.5 होगा लकड़ी, यहाँ भी 2.5 होगा, तो यानी 2.5 5 ऊपर नीचे से कवर है उसकी लकड़ी की खुद की मोटाई, तो वह भी हम घटा लेंगे। क्योंकि यह इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि यह बाहर से दिया हुआ है, तो बाहर से टोटल माप दिया हुआ है, तो टोटल माप में से हम मोटाई को घटा ले रहे हैं। इसी प्रकार ऊंचाई में से भी हम घटा लेंगे दोस्तों, यह ऊंचाई है इसमें से भी घटा लेंगे। तो यह जो आया यह आ गया हमारे दोस्तों संदूक के अंदर की लंबाई। अब हम क्या करेंगे, लकड़ी का आयतन ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। बाह्य आयतन में से हम अंदर आयतन जब ज्ञात करेंगे तो जो लकड़ी का आयतन होगा वह ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों बाह्य आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है L/B/H, और अंदर आयतन जो हमने निकाला 5 5 5 घटाने के बाद, तो यह आ गया बाह्य और ये आ गया अंदर संदूक का आयतन। तो जब हम बाह्य में से अंदर को घटाएंगे तो यह हमारा लकड़ी का आयतन ज्ञात हो जाएगा, जो आएगा इतना। ठीक है दोस्तों, घन सेंटीमीटर। इसके अलावा प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न में कह रहा है 1 घन सेंटीमीटर 1 घन मीटर लकड़ी। दोस्तों आप देख रहे होंगे सब कुछ सेंटीमीटर में दिया था, परंतु यहाँ 1 घन मीटर लकड़ी का तौल इतना है। यानी 1 मीटर जो लकड़ी है उसका तौल अगर 450 kg है, ठीक है,
तो 1 घन मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि जो हमें पता है वो सेंटीमीटर में पता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसका घन हो जाएगा, यानी यह 3 बार गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको हम चेंज कर रहे हैं सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम किग्रा यानी केजी से ग्राम में बदल लेंगे, तो 100,000 से गुणा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह 100 × 100 × 100 घन सेंटीमीटर का जो वज़न आ गया वह इतना आ गया, परंतु हमें 1 का चाहिए था, 1 घन सेंटीमीटर का चाहिए था दोस्तों, तो क्या होगा, इतने से इसमें भाग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह आ गया हमारा 1 घन सेंटीमीटर का। इसके अलावा जो हमने निकाला था उतने का अगर हमें प्राप्त करना है तो दोनों तरफ हम 1,20,625 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों यह 1 सेंटीमीटर घन था। ठीक है, तो हम इधर भी इतने से गुणा कर देंगे और इधर भी इतने से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हल करने पे आएगा वही लकड़ी का वजन होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा उत्तर आ गया दोस्तों 54,281.25 ग्राम। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है, 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी के ढक्कन दार खोखले बॉक्स के भीतरी आयतन ज्ञात कीजिए अगर बाहरी आयतन इतना 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 दिया हो। यह भी दोस्तों सेम प्रकार का प्रश्न है। इसमें जैसे 2.5 मोटाई दी हुई थी, तो इसमें जो है 1 मोटाई दी हुई है, परंतु इसमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसमें सिर्फ अंदर का आपको आयतन ज्ञात करना है, यानी जो बाहर दिया हुआ है उसमें से जो हम इसकी मोटाई घटाएंगे, यानी इधर से 1 यानी 42 हो जाएगा हमारा 40। इसके अलावा जो 30 है वो हो जाएगा हमारा 28 और जो 27 है वो हो जाएगा 25। तो इसी का हम आयतन यानी इन तीनों को ही बस गुणा कर देंगे, तो जो हमारा बॉक्स का भीतरी भाग का आयतन है वो आ जाएगा 28,000 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं जो है 20वां प्रश्न। एक खोखले धातु के बेलन की मोटाई दी हुई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ से यह इसकी मोटाई कुछ दी हुई है 3.5 और जो सेंटीमीटर ऊंचाई है, यानी यह जो है बेलन इसकी ऊंचाई दी हुई है दोस्तों 2.5 सेंटीमीटर। भीतरी व्यास 14 है, यानी यह टोटल 14 है, तो भीतरी व्यास डी दिया हुआ है आपका 14, तो इससे हम आर निकाल लेंगे 7। ठीक है दोस्तों, यदि बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है, यानी यह ऊपर और नीचे से अगर खुला हुआ है, तो इसमें कितने धातु का आयतन होगा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आयतन का फॉर्मूला होता है, बेलन की लंबाई दी हुई है, ठीक है, आंतरिक व्यास दिया हुआ है 14, तो मैंने अभी बताया कि त्रिज्या 7 हो जाएगी। इसके अलावा ऊंचाई दिया हुआ है 2.5 मीटर में, जिसको हम बदल लेंगे तो दोस्तों सेंटीमीटर में हो जाएगा यह 200 सेंटीमीटर में हो जाएगा यह दोस्तों। यहाँ पे 25 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ दशमलव नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, सब कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ है। इसके बाद हमें आयतन ज्ञात करना है, तो दोस्तों बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। तो यहाँ पे हम पाई की वैल्यू रख देंगे, आर की वैल्यू रख देंगे, आर जो हमें 7 दिया हुआ है, और एच भी रख देंगे जो हमें 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके बाद हम हल करेंगे तो बेलन का आंतरिक आयतन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आंतरिक आयतन जो आ जाएगा वह इतना आ जाएगा। इसके अलावा जो आपका फिगर दिया हुआ था इसमें यह जो आपको रेडियस दिया हुआ था वो दिया हुआ था 7। ठीक है, इसके अलावा जो मोटाई दी हुई थी वह 3.5 दी हुई थी, तो हम इसको जोड़ लेंगे, तो जो मोटे बेलन का था आयतन उसका रेडियस हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह हो जाएगा 10.5। ठीक है दोस्तों, जिसको हम पॉइंट हटाएंगे और बटे में 10 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो त्रिज्या आ जाएगी वह आ जाएगी दोस्तों 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 यानी 21/2 आ जाएगी यह पूरे की त्रिज्या। तो बेलन का बाह्य आयतन हो जाएगा दोस्तों, इसी के अनुसार त्रिज्या रख देंगे 21/2, तो बाह्य आयतन आ जाएगा πr²h में हम सब कुछ रख देंगे, तो बाह्य आयतन आ जाएगा दोस्तों 8,662। तो दोस्तों अब हम बाह्य में से आंतरिक अगर घटा देते हैं तो जो मोटाई है या जो उस धातु लगा हुआ है, जैसे यह बेलन था इसमें जो यह धातु लगा हुआ है जिससे इसकी मोटाई बनी हुई है वह ज्ञात हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो आपको सारणी दिया हुआ है और इसमें आपसे
माध्य पूछ रहा है। तो दोस्तों जब भी सारणी दिया होता है, माध्य पूछता है, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। और जो सिग्मा एफ एक्स में क्या होता है दोस्तों, एफ और एक्स आप देख रहे हैं गुणा हो रहा है, तो जो यह बारंबारता है वो आपका एफ हो जाता है, और जो आपको यह दूसरी चीज़ दी हुई है किलोग्राम में भार दिया हुआ है वो एक्स हो जाता है। इसी को आप यहाँ अपनी कॉपी में वर्टिकल रूप में लिख लीजिएगा। और एफ एक्स है फॉर्मूले में, तो एफ और एक्स को हम इस प्रकार गुणा कर लेंगे, तो 40 गुणे 4 यानी 160। इसी प्रकार हम सबको गुणा करेंगे और सिग्मा लगा है यानी हम इसको जोड़ देंगे, और बटे में होता है सिग्मा एफ यानी एफ को भी हम जोड़ देंगे और भाग कर देंगे। यानी दोस्तों आ जाएगा हमारा 2148 बटे में 50। तो हम इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 42.96। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो है 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ठीक है दोस्तों, 3 अपने पटरी पे माप लिया, उसके बाद इसका वृत्त खींच लिया। इसके बाद कह रहा है वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। दोस्तों यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचना है, तो दोस्तों एक आप चाप लगाइएगा, यहाँ पे पॉइंट P पे रखिएगा और इसके बाद ऐसे चाप लगा दीजिएगा बिना बदले। यहाँ पॉइंट A से पुनः आप चाप लगाएंगे और वहाँ जहाँ चाप लगेगा B मान लीजिएगा, फिर B को पॉइंट मानते हुए आप एक और चाप लगाएंगे, उसे C मान लेंगे, और B और C से पुनः चाप लगाएंगे और जहाँ कट करेगा वहाँ से सीधी रेखा खींच देंगे, वही स्पर्श रेखा हो जाएगी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, जो है दोस्तों यहाँ पे आगरा नहीं कानपुर है। ठीक है दोस्तों, यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी, यानी लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी जो दी हुई है वो 3/8 है। इसके बाद लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 है, यानी इसकी वैल्यू बाद में दे दी गई है 200, तो हम 200 रख लेते हैं और उसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लखनऊ से कानपुर की दूरी आ जाएगी, यह 200 दूसरी तरफ चला जाएगा और गुणा हो जाएगा। इसके बाद हम 8 से जब इसको भाग देंगे तो 25 बार में जाएगा और 25 तिहाई 75 यानी 75 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो है एक घनाकार ठोस का आयतन 125 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों घन के ठोस का आयतन का फॉर्मूला होता है दोस्तों ए क्यूब दिया हुआ है 125, और 125 जो क्यूब होता है वह 5 का होता है, तो ए बराबर 5 आ गया। और इससे आपको पृष्ठ पूछ रहा है, घन का पृष्ठ। तो दोस्तों घन का पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 6a², तो a² यानी 25 हो गया, और 6 से जब हम गुणा करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और विकर्ण भी ज्ञात करना है दोस्तों, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√3। तो a आपको पता ही है 5 है भुजा, तो 5√3 जो होगा वह इसका विकर्ण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, एक बेलनाकार टंकी जिसकी ऊपरी भाग खुला हुआ है। दोस्तों एक बेलनाकार इस प्रकार से टंकी है, ठीक है, जिसका यह जो ऊपरी भाग है यह खुला हुआ है। टंकी का त्रिज्या एवं ऊंचाई क्रमशः, इसकी त्रिज्या दी हुई है दोस्तों यहाँ से 14, और ऊंचाई दी हुई है दोस्तों 3.5 सेंटीमीटर। तो टंकी पर पेंट करवाने का व्यय क्या होगा, यानी टंकी पर अगर पेंट कराना है, यानी यहाँ पे आप पेंट कराएंगे, साथ ही साथ यहाँ भी पेंट कराएंगे। ऊपर का हिस्सा खुला हुआ है तो ऊपर पेंट नहीं कराएंगे। तो दोस्तों जो फॉर्मूला हो जाएगा, बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा दोस्तों वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल, यानी यह जो भाग है इसका क्षेत्रफल, और जो एक वृत्तकार सिरे का क्षेत्रफल है वह। ठीक है दोस्तों, तो इसका वर्गाकार का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का 2πr/h, और इसके अलावा वर्गाकार जो सिरा है, जो नीचे वाला है, ऊपर वाला तो खुला हुआ है, तो नीचे वाला हो जाएगा πr²। इसके अलावा आपको r की वैल्यू दी हुई है, h की वैल्यू दी हुई है, तो हम रख देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हल कर लेंगे, या फिर आप यहाँ से इसमें भी πr है, इसमें भी πr है, तो πr कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद भी हल करेंगे तो सेम ही आएगा। जो हल करने के बाद आएगा दोस्तों वह आएगा 0.3696 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों प्रश्न में कह रहा है कि जबकि पेंट की दर 25 प्रति वर्ग मीटर है, यानी जो दर है जितना भी आपका यह बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठ आया उसमें आपको 25 से गुणा करना होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी यहाँ
आपने सेंटीमीटर में निकाला और प्रश्न भी जो है वह सेंटीमीटर में पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, मिसप्रिंट से यहाँ मीटर है, प्रश्न में भी मीटर है। तो ठीक है दोस्तों, तो इतने का आया, इतना आपने ज्ञात किया और 25 जो है पर प्रति वर्ग मीटर की दर है, तो इतने का क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हम 25 से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा 9.24 रुपये। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 26, सही विकल्प लिखिए। दोस्तों एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, इसकी त्रिज्याएं दी हुई हैं, ओपी दी हुई हैं, ओक्यू दी हुई हैं और आपको एक एंगल दिया हुआ है, साथ ही में आपको जो एंगल टी है वो पूछ रहा है। तो दोस्तों जब भी स्पर्श रेखा बनती है तो यह जो एंगल बनता है यह 90 डिग्री का बनता है त्रिज्या से, यह भी 90 डिग्री का बनेगा। तो आपको 3 एंगल पता चल गए। तो आपको पता चल रहा होगा कि यह एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी चतुर्भुज है। चतुर्भुज का टोटल जो एंगलों का सम होता है 360 होता है। तो 360 में से 3 एंगलों का सम घटा देंगे। तो 3 एंगलों का सम क्या है दोस्तों, 90 + 90 + 120 यानी 9 9 18 यानी 180 + 120। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको जोड़ेंगे तो 0 का 0, 8 2 10 का 0, 1 1 2 और 1 3, यानी अब हम टोटल जो 300 आया इन तीनों का सम उसको टोटल में से घटा देंगे तो जो आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी एंगल टी हो जाएगा। तो एंगल टी आ गया दोस्तों 60 डिग्री, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं जो है 27। दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि आपको 2 एंगल दिए हुए हैं, जैसा कि फिगर में देख रहा है, यह एंगल दिया हुआ है, यह एंगल दिया हुआ है और आपको ADB पूछ रहा है, यानी यह एंगल पूछ रहा है। तो दोस्तों यह इस ट्रायंगल में आपको पता चल रहा होगा कि 2 एंगल दिए हुए हैं, तो तीसरा एंगल आप ज्ञात कर सकते हैं। एक ट्रायंगल का जो टोटल एंगल का सम होता है, यानी जो यह तीनों का जोड़ होगा वह 180 होगा। 2 दिए हुए हैं तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो 8 4 12 यानी 120 को घटाएंगे 180 में से तो 60 आ जाएगा, यानी एंगल सी जो आया वह 60 आया। साथ ही में एक प्रमेय होता है कि एक वृत्तखंड से अगर कोई एंगल सर्कमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है तो उसी वृत्तखंड से एक और एंगल सर्कमफ्रेंस पे बनता है, तो यह दोनों आपस में बराबर होंगे, तो एंगल डी भी 60 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप साइड में उस प्रमेय को ज़रूर लिख दीजिएगा, जैसा कि लिखा है कि एक ही वृत्तखंड का कोण। ठीक है दोस्तों, तो इसको लिख देंगे तो आपको पूरे 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतियोगिता में गोला फेंक के लिए जो गोला प्रयोग में लिया गया है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आयतन ज्ञात करना है। तो दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है उसके साथ उसी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है उसको रख देंगे। ठीक है दोस्तों, जहाँ से हमारा हल करने पर आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा आर आया उसके बाद हम आयतन भी ज्ञात कर लेंगे। तो जो रखने पे आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आएगी। उसके बाद हम आयतन का जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r², उसमें आर की वैल्यू रख देंगे 7 और इसको 3 लिखा हुआ है तो 3 बार 7 लिख देंगे। पाई की वैल्यू आपको पता होगी 22/7 होती है और इसके बाद हम इसको हल कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा दोस्तों 1437.33 घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक गोले का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास है 8.4। ठीक है दोस्तों, तो व्यास जैसे ही आपको दिया हुआ है यहाँ से आप त्रिज्या 2 से भाग करके निकाल लेंगे तो 4.2 आ जाएगा इसकी त्रिज्या। और इसके अलावा पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों 4πr²। यहाँ पे हम r की वैल्यू रख देंगे, पाई होता है 22/7 वह भी रख देंगे और इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 221.76 वर्ग मीटर। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे वही प्रश्न है परंतु यहाँ पे अर्धगोले की बात कर रहा है। तो दोस्तों किसी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है तो आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया हुआ है उसके फॉर्मूले के साथ इतना रख देंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला आता है 2πr², उसके बराबर रख देंगे जो दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आपको पाई की वैल्यू पता है। ठीक है, 2 × 22/7 r² बराबर 308। ठीक है, इसके बाद जो r के साथ गुणा हो रहा है
वो दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा, जो भाग हो रहा है वो गुणा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जब हम हल करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों आर स्क्वायर बराबर 49। ठीक है दोस्तों, आर स्क्वायर बराबर 49 आ गया, यानी वर्ग लगा हुआ है, तो यह जब वर्ग दूसरी तरफ जाएगा तो आर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और यही उत्तर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पार्ट 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद पार्ट 2 आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक द्वारा मिल जाएगा। और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। सारे प्रश्न समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।